जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही होंगे। तो दोस्तों रोजाना क्लास में फिर से आप लोग के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के लिए लेके आए हैं, जो कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आप लोग आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की बात करते हैं, जहाँ झारखंड सचिवालय की बात करते हैं, चाहे झारखंड सहायक आचार्य की बात करते हैं, यानी कि झारखंड की किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ से आप लोग को इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसी प्रकार का एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस साइंस का सिलेबस सभी जगह सेम रहता है। ठीक है, तो निश्चित ही रूप से आप लोग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग पहला नंबर प्रश्न है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बताइए किस अपभ्रंश से हुआ था? मागधी, अर्धमागधी, पैचासी या फिर सोरसेनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को मागधी भाषा से। ठीक है, मागधी भाषा से हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? देखिए आप लोग बताए थे कि भारत का पड़ोसी राज्य। ठीक है, इससे आप लोग को पढ़ लीजिएगा, इससे आप लोग 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो गया, ये सब जो कि नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, यानी कि उसके बॉर्डर को टच करते हैं। राइट, देखिए नेपाल भारत का सांस्कृतिक पड़ोसी देश है। ठीक है, नेपाल जो है भारत का सांस्कृतिक पड़ोसी देश है। उत्तराखंड नेपाल से पश्चिम में और सिक्किम नेपाल के पूर्व में स्थित है। ठीक है, जबकि और राज्य जो है और नेपाल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से? पोलो, टेबल टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस का संबंध ये आप लोग का जयलक्ष्मी कप से है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जो होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस खेल का जन्मदाता की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग टेबल टेनिस की जन्मदाता की बात करते हैं। जन्मदाता देश ये आप लोग का इंग्लैंड है। ठीक है, कौन सा है? इंग्लैंड है। ठीक है, और टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट है, द इंडियन नेवी @75 रेमिनिंग्स द बॉयज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आप लोग का खेल से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। राइट, अरे देखिए खेल से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक आप लोग का बुक के ऑथर के नाम से यानी कि लेखक का नाम आप लोग देखने को मिलेगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, चर्चित रहेगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना है। तो बताइए इस पुस्तक का लेखक कौन है? द इंडियन नेवी @75 रेमिनिंग्स द बॉयज। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ मानसी गुलाटी, पीवी अय्यर, शेखर पाठक, रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी, या फिर डीम दिया हुआ है रेने नाबा और एम ए हसन। तो इसका करेक्ट जो आंसर आप लोग को रह जाएगा दोस्तों, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किसके द्वारा की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, या फिर 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति दी गई थी। राइट, इसीलिए हम लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उससे इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह कब हुआ था? बताइए, मतलब कौन सा अनुच्छेद में हुआ था? अनुच्छेद 352 में, या फिर अनुच्छेद 74 में, या फिर अनुच्छेद 356 में, या फिर अनुच्छेद 76 में? तो दोस्तों इसका आंसर जो आप लोग को रह जाएगा 7 नंबर का अनुच्छेद 352 में। ठीक है, कितना दोस्तों? अनुच्छेद 352 में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखो
संविधान में 44वें संविधान, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों आपातकालीन प्रावधान में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया कि इसका शासन का द्वारा दुरुपयोग ना किया जा सके। राइट, नेक्स्ट है, देखिए, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? 1989, 1998, 1999, 1985। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, यानी कि 1989। ठीक है, देखिए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, पहले एक दलीय व्यवस्था था, लेकिन अब बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों 1967 के चौथे आम चुनाव के पहले तक एक दल प्रभुत्व की व्यवस्था विद्यमान रही, लेकिन इसके बाद विशेषकर 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में एक नया प्रवृत्ति भारतीय राजनीति के उभर कर सामने आया, और वह एक दल के प्रभुत्व का अंत हुआ, है ना। 1989 के बाद एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का अंत हो गया, मिलीजुली सरकारों का युग प्रारंभ हो गया, है ना। यानी कि दोस्तों देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो सरकार रहता था एकात्मक सरकार होता था, यानी कि किसी भी पार्टी का एक ही सरकार रहता था, है ना। देखिए, किसी भी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा तो वो निरंकुश हो जाएगा कि नहीं, उसको तो घमंड हो जाएगा कि कोई भी फैसला वो ले लेगा, है ना, आसानी से लेगा, गलत भी होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, बोलेगा मेरा पास सरकार है, कौन क्या कर लेगा। वही गठबंधन के तहत सरकार अगर बनेगा तो उसमें क्या रहेगा कि अगर गठबंधन के साथी को बिल पसंद नहीं आया और नियम कानून नहीं पसंद आया तो वो संविधान में लागू ही नहीं सकता है ना, क्योंकि जैसे ही वो संविधान में लागू करने का प्रयास करेगी समर्थन वापस ले लेगा तो सरकार ही गिर जाएगी, है ना। तो अभी आप लोग को 10 साल से अभी भारत में सरकार था, है ना, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का था, है ना, जो कि अगर गठबंधन के तहत बन रहा तो देखिएगा अगर जो भी नीति आएगा वो आप लोग सही आएगा। पहले आप लोग देखिएगा किस तरह का नीति था, गठबंधन सरकार में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, और एक दलीय व्यवस्था में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे होंगे, और दोस्तों आप लोग को साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, या फिर सोशलॉजी हो गया, या फिर हिंदी हो गया, किन्हीं के अगर नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 8789125229 इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए दोस्तों, आप लोग को एकदम दोस्तों नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, तो इसके लिए आप लोग करना क्या है, आप लोग इस नंबर पे 200 पेमेंट करना है, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। और दोस्तों इस नोट्स की खासियत क्या है दोस्तों, ये आप लोग सिलेबस बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, एक भी सिलेबस से बाहर आप लोग को टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया, तो निश्चित ही रूप से आप लोग सारा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे शिक्षकों के गहन अध्ययन से बहुत सारे शिक्षकों को विचार के बाद दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने सपनों को उड़ान भरना, अपने सपनों को साकार करना, दोस्तों ये नोट्स जो है ये आप लोग के रामबाण हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑनर्स जो पेपर ये 100 प्रश्न का रहने वाला है। 100 प्रश्न का वैल्यू आप लोग जान ही रहे हैं। आदमी एक प्रश्न गलती हो जाता है तो लाख बार छंटा जाता है ना। तो इसीलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नोट्स को परचेस कर लीजिए। ठीक है, और अपने साकार को कारगर सिद्ध कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप को सपनों को साकार कीजिए। अपना लक्ष्य गोल है झारखंड में सुपरवाइजर हो जाना, झारखंड सरकार में ऑफिसर बनना। तो ये नोट्स फिर से बोल रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे आप लोग इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप लोग इस नंबर पे पेमेंट करके आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना है, उसके बाद जौहर एग्जाम के टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? R.M. निकम, S.K. बेदी, B.S. रामदेवी, G.D. दास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B.S. रामदेवी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? V.S. रमा देवी। देखिए, निर्वाचन आयोग एक अस्थाई व स्वतंत्र निकाय है।
है ना, जैसा कि आप सभी को पता होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार दोस्तों संसद, विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के है ना। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 324 में यह बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, संसद के चुनाव हो गया, राज्य विधानमंडल का चुनाव हो गया, ये निर्वाचन आयोग करेगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकरिया आयोग, जीवी राव की समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने देखिए दोस्तों पंचायती राज आप लोग पढ़ लीजिए कि यहाँ से आप लोग को एक प्रश्न देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो पंचायती राज से जितने भी हो सकता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जौहर एग्जाम में तो पंचायती राज पढ़ाया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अशोक मेहता कमेटी की गठन की बात करते हैं दोस्तों, ये 1977 ईस्वी में दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और ये किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे कमी उत्पन्न हो गया था। इन कमियों को दूर करने के लिए और सिफारिश हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जो बलवंत मेहता समिति में जो कमियां था उस कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और दोस्तों ये समिति जो है अशोक मेहता समिति जो है ये 1978 ईस्वी में अपना रिपोर्ट जो था केंद्र सरकार को सौंपा था। ठीक है, और उसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का नया मॉडल प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, मृदाओं में जिस सूक्ष्म की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता। तो दोस्तों देखिए मृदा में अभी आप लोग जस्ता का कमी देखने को मिलता है ना। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों की कमी है, जिसमें से प्रमुख तत्व आप लोग हो गया जिंक यानी कि जस्ता। जिंक के कारण दोस्तों फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तेजी से विकास भी होता है। नेक्स्ट है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ आप लोग को मिलाना है ना। देखिए एक तरफ लो अयस्क क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। आप लोग को मिलाना है कि कौन सा लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो आप लोग को मिला लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बादाम। ठीक है, बादाम जो ये है आप लोग को उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, एंड डल्ली राजहरा की बात करते हैं ये आप लोग को छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, केंद्र मुख की बात करते हैं ये कर्नाटक में स्थित है। नोवा मुंडी जो कि आप सभी को पता होगा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, देखिए अभी कूट भाषा के द्वारा इसको आप लोग को बताना है ना। देखिए एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ अवस्थित है ना, कौन सा राज्य में स्थित है। और देखिए जलप्रपात से भी आप लोग को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो जलप्रपात का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुंजिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। बरेही पानी जलप्रपात जो कि उड़ीसा में स्थित है। नोहकालीकाई जलप्रपात जो कि मेघालय में स्थित है। केवटी जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में? कॉफ़ी की, चाय की, गन्ना की, कपास की। और देखिए एक टॉपिक है कृषि से भी आप लोग को एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, कृषि एक टॉपिक होता है जीके का पोर्शन का, उसको आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी आप सभी को हम टॉपिक बता रही हैं सभी जो हर एग्जाम के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या रह जाएगा? कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अरेबिका, रोस्टा, लाइबेरिका कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं और ये भारत में उत्तर किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। देश में दोस्तों कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो कि ऊंच भूमि पर दोस्तों इसका खेती किया जाता है। किसका? जो कि आप लोग का कॉफ़ी का।
ठीक है। कर्नाटक देश का दोस्तों 2/3 कॉफ़ी उत्पादन अकेले करती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहीं किया जाता तो केरल में किया जाता, पूरे देश का 2/3, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिजात जनजातीय समुदाय नहीं है, यानी कि बात कैसे राज्य या फिर केंद्र शासित का नाम बताना जिसमें कि एक भी जनजातीय समुदाय उसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन में दिया आप लोग उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों एक भी आप लोगों को जनजातीय लोग आप लोग देखने को नहीं मिलेगा। और भारत में दोस्तों सबसे अधिक जनजाति कहाँ देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेटेड सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोलेट एक्ट के द्वारा दोस्तों ये जालियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। देखिए रोलेट एक्ट के विरुद्ध दोस्तों सत्याग्रह चलाने के दोस्तों 24 फरवरी 1919 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, तो 24 फरवरी 1919 ईस्वी को, जिसका नेतृत्व दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किसलू ने किया था, और दोनों नेताओं को उसी समय गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और दोस्तों जालियांवाला बाग गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था, जिसमें दोस्तों पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोली चला दिया था, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे शहीद हो गए थे, है ना। आदमी को दनादन पूरे मतलब हॉल था, मतलब मैदान था, उसमें लोग कर दिया और पूरा अंधाधुन गोली चलाया जाना, जिससे बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए यह भी कूट भाषा के माध्यम से ये बनेगा, ठीक है। देखिए एक तरफ संगठन के नाम दिया है, एक तरफ उसका संस्थापक, ये आप लोग को बताना है कि संगठन का कौन संस्थापक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, निजामुल्क ने, मीर बाकी ने। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मीर बाकी ने किया था, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। और दोस्तों ये बाबर, ठीक है, बाबर के सेनापति मीर बाकिम था, ठीक है। और ये बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में रामकोट पहाड़ी पर करवाया था। बाबर दोस्तों जो कि मुगल वंश का संस्थापक था और प्रथम बादशाह भी था, और जिसका समाधि स्थल भारत में ना होकर काबुल में स्थित है। कहाँ पे है? काबुल में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय वन के कार्यकाल में, देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, कृष्णदेवराय के कार्यकाल में, या फिर वीर विजय के कार्यकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? 5वां बृहद स्तंभ लेख, तीसरा लघु स्तंभ लेख, पहला लघु स्तंभ लेख, दूसरा बृहद स्तंभ लेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का तीसरा लघु स्तंभ लेख, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप लोग हेल्पफुल हो रहा होगा तो वो भी बताइए, अगर नहीं हो रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप लोग करके बताइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग फिर से बता देना चाह रहे हैं, आप लोग यहीं से सारा प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, और इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।